पाक भारत जंग 2025 ये किसकी विक्ट्री थी? दोनों साइड्स विक्ट्रीज क्लेम कर रही हैं। इस हवाले से हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के कमेंट्स देखेंगे। हम देखेंगे कि ग्लोबल मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। हम देखेंगे कि अमेरिका बादर इस हवाले से क्या कह रहा है और जो दूसरी ग्लोबल पावर्स हैं। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड पर हम देखेंगे इस वॉर के हवाले से कुछ लेसन्स जो हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और हमने आपको कहा है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे कि क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ फेल हो रही है। इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न वॉरफेयर को समझना बहुत ज़रूरी है और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करें तो चाइना ने एक बार फिर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को सपोर्ट किया है। चाइना भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर को इस्तेमाल करके भारत की धज्जियां उड़ाई हैं, चाइना मजीद खुश हुआ है पाकिस्तान से कि उनके मिलिट्री इक्विपमेंट की फ्री में मार्केटिंग हुई है। इससे बेहतर एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती थी चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की, जिसको दुनिया के मीडिया ने कवर किया है, जिसको लाइव दुनिया ने देखा है। चाइनीज वेपन्स ने किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में परफॉर्म नहीं किया बल्कि एक्चुअल वॉर सिनेरियो में उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स। तो इस जंग से हमें पहला सबक यह मिलता है कि पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड मजीद मजबूत होगा आने वाले दिनों में। इसके अलावा पाकिस्तान को सपोर्ट किया टर्की ने अपने लेटेस्ट ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए, जिनका पाकिस्तान ने भरपूर इस्तेमाल किया और भारत के डीप इनसाइड पेनिट्रेट किया, जिसका भारतीय मीडिया हमें पिछले कई दिनों से बता रहा था। और जिस तरह कराची के समंदरों में टर्किश नेवल वॉरशिप्स मौजूद थीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भरपूर सपोर्ट शो की है। चाइना और तुर्की के अलावा अजरबैजान ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसके अलावा बांग्लादेशी लोगों की सपोर्ट कांस्टेंट पाकिस्तानियों के साथ रही और डिजिटल स्पेस पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का भाईचारा बड़ा विजिबल था। अभी हम देखते हैं कि अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स आया है। इस हवाले से मैं देख रहा था कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर, जिनको भारतीय बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, उनकी हमने भी बड़ी तारीफ की हुई है कि एक अच्छे डिप्लोमेट हैं। लेकिन हमने एक दफ़ा ये भी मेंशन किया था कि जब आपकी सरकार की पॉलिसीज इतनी भोंडी हों, इतनी फटीचर हों, तो उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जयशंकर साहब के साथ यही हुआ है और ये जो बीजेपी और भारत के लोग अब अपनी हुकूमत के कुछ लोगों को लताड़े हैं, इवन एयरफोर्स को, वो ये नहीं देख रहे कि मोदी सरकार की अपनी क्या गलती है। जो मोदी और मोदी के एडवाइजर्स हैं, जो मोदी का क्लोज सर्कल है, गलती दरअसल उसकी है। ये फॉरेन सेक्रेटरी या एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब कर रहे होते हैं और वो कंसल्टेशन के साथ ही आगे जाते हैं। तो ये मैं पोस्ट देख रहा था कि जब ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, देन व्हाट द हेल दिस मैन विद लेजर आइज इज डूइंग इन द नेम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि पहले ये जो बीजेपी के लोग हैं बड़ा इनको प्रॉप अप करते हैं, लेजर आइज लगाई होती हैं कि जी जहां ये बंदा जाता है वहां पर इंडिया छा जाता है। लेकिन इस बार इनकी डिप्लोमेसी भी फेल हुई है, क्योंकि उसकी एक्चुअल रीजन ये थी कि भारत के इस पूरे मिस एडवेंचर के पीछे कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था। भारत इसलिए फेल हुआ है और अभी हम आगे देखते हैं ग्लोबल मीडिया क्या कह रहा है। CNN के जर्नलिस्ट का ये वीडियो क्लिप भी आपने सुना होगा, जिसमें इन्होंने कंफर्म किया कि जब इंडिया ने मिसाइल दागने शुरू किए पाकिस्तान की एयर बेसिस पर, तो किस तरह पाकिस्तान ने एक रिलेंटलेस काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसमें इंडियन बेसिस को निशाना बनाया गया। एक बड़ा ही खतरनाक अटैक किया गया पाकिस्तान ने और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सोर्सेज के मुताबिक भारत गया है यूएस के पास। What I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say
this from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy. अब जरा आते हैं यहाँ पर यूएस की इक्वेशन को लाते हैं कि यूएस ने क्यों मीडिएट करने की कोशिश की है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है, ये जो हमने ट्रम्प की ट्वीट देखी, ट्रम्प को वहाँ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स ने समझाया होगा कि देखो जी, पूरी जंग में चाइना का नाम ही आ रहा है कि चाइनीज वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं आपके पार्टनर के खिलाफ, तो आपको स्टेप इन करना चाहिए एज अ यूएस प्रेसिडेंट, थोड़ा सा जंग को ओन करना चाहिए। तो वहां पर फिर यूएस की पूरी मशीनरी एक्टिव हुई और इन्होंने ट्वीटें करवाई इसहाक डार से भी और जयशंकर से भी। वो इंडिया जो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में हम बायलैटरल बात करेंगे, कोई तीसरा कंट्री नहीं आ सकता, अमेरिका के कहने पर जयशंकर ने ट्वीट की। इसका क्या मतलब है कि पूरी अमेरिकन मशीनरी एक्टिव हुई है। जेडी वैंस के जरिए जो ट्रंप ने मैसेज पहुंचाया था ना 4 दिन पहले कि हमारा ये काम ही नहीं है पाकिस्तान इंडिया की जंग, तो सीआईए वगैरह ने देखा कि सारा अपर हैंड तो चाइना का आ रहा है, तो वहां पर एक मीटिंग बैठी यूएस के अंदर और ट्रंप को एडवाइस किया गया, उनको सजेस्ट किया गया कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है हमारी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पर क्या ट्वीट की जिस पर भारतीयों को बड़ा गुस्सा चढ़ा है, जो हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल मीडिया ने क्या कहा है इस जंग के बारे में। नेशनल इंटरेस्ट एक जरीदा है जो यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स चलाते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान वन यूजिंग चाइनाज डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसी आर्टिकल की हेडिंग थी हाउ चाइनीज मिसाइल्स राउटेड इंडियाज एयरफोर्स ओवर पाकिस्तान। फिर उनका एक और आर्टिकल था कि व्हाई हैज इंडियाज मिलिट्री परफॉर्म्ड सो पुअरली अगेंस्ट पाकिस्तान। इसके अलावा टेलीग्राफ जो कि यूके का एक बड़ा प्रोमिनेंट जरीदा है, उसने लिखा कि इंडिया एडमिट्स इट्स सफर्ड लॉसेस ड्यूरिंग पाकिस्तान क्लैशेस। CNN ये कहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्लेम विक्ट्री बट दिस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज नो विनर्स। अल जजीरा लिखता है कि इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस। रशिया का जो सरकारी मीडिया है वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से बड़े ज़बरदस्त एडिट्स बना रहा था। इसके अलावा ब्लूमबर्ग पहले ये लिख चुका था कि पाकिस्तान के साथ जंग भारत को बड़ी महंगी पड़ेगी और उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करेगी। मजीद ब्लूमबर्ग ने एक और आर्टिकल में कहा कि ट्रम्प ट्रूस लीव्स इंडिया फ्यूरियस, पाकिस्तान इलेटेड एज रिस्क्स लूम, यानी पाकिस्तानी खुश हुए हैं और भारतीय गुस्से में हैं। जिस तरह पाक आर्म फोर्सेस ने एक बड़ी जामे और टू द पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत को भी उसके जवाब में अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल सामने लाने पड़े, क्योंकि पहले भारत पीआर पर ज्यादा यकीन रख रहा था। उन्होंने 2 फीमेल ऑफिसर्स बिठाई हुई थी, एक मुसलमान और एक हिंदू, और एक फेक किस्म की वो यूनिटी दिखा रहे थे। और फिर भारत में भी तनकीद हुई कि देखो पाकिस्तान अपने प्रोफेशनल आगे भेज रहा है और हम अपनी पीआर के लिए हिंदू और मुस्लिम औरतों को आगे कर रहे हैं, जिनको ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स का नहीं पता था। तो पीएफ के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब जब सामने आए तो उन्होंने तो धमाका ही कर दिया। एक तो पीएफ ने भारत की सरहदों के अंदर धमाके किए और एक मीडिया पर जिस तरह काम तरीके से उन्होंने भारत को सार्केस्टिक टॉन्ट्स मारे, जिस तरह उन्होंने डिटेल्स दिखाई, जिस तरह उन्होंने रेफरेंसेस दिए, जिस तरह उन्होंने एक एक चीज़ फैक्ट के साथ बताई, लोकेशंस बताई, कोऑर्डिनेट्स बताया कि कहां कहां पर हमने भारतीय प्लेन्स को निशाना बनाया था, वो देखने लायक थी। और जो स्माइल उनके फेस पर थी, पूरा सोशल मीडिया उनका फ़ैन हो गया है, पूरा सोशल मीडिया। ये क्या कमाल का बंदा है। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आज भी पाकिस्तान में ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे प्रोफेशनल इदारे हैं जिनको अपनी ड्यूटी बड़े ज़बरदस्त तरीके से करनी आती है, और उनको सलाम है हमारा। और ये आपको कभी मीडिया पर नहीं नजर आएंगे इतने कैपेबल लोग, जो सीक्रेट वेपन है पाकिस्तान का, जो बिहाइंड द कर्टन अपना काम करते हैं और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर सामने आते हैं। तो इसी तरह इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए भी अपने फिर 3 ऑफिसर्स भेजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उसमें उन्होंने डिटेल्स बताई पाकिस्तान की एयर बेसिस को जो उन्होंने निशाना बनाया है, और साथ ही उन्होंने एडमिट किया कि हमारा कुछ नुकसान तो हुआ है। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए हैं, ये मैटर करता है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं, लेकिन जंग में तो नुकसान होता ही होता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तानी तैयारों को भी निशाना बनाया है, लेकिन ज़ीरो एविडेंस के साथ,
क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर डिटेल्स शेयर करेंगे तो ये पाकिस्तान के फायदे में जाएंगी। बिल्कुल गलत बात की उन्होंने। पीएफ के औरंगजेब साहब ने भी जो डिटेल्स बताई थी वो कोई इतनी डीप डिटेल्स नहीं थी कि जिससे इंडिया को फायदा होगा। जो टेक्निकल लोग हैं मिलिट्री के लिए, जो समझते हैं उन चीजों को, उनके लिए ये स्टैंडर्ड बातें थी। लेकिन भारतीयों के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उन्होंने हमारा कोई एक तैयारा भी गिराया है। इन सारे इवेंट्स ने डेफिनेटली भारत की जो स्ट्रेटेजिक लिमिट्स हैं उनको एक्सपोज किया है। भारत का जो वेट ड्रीम था इस रीजन में, चाइना का काउंटर बैलेंस और पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ने उसको शैटर करके रख दिया है। डीप इनसाइड पेनिट्रेट किया है और इनकी बेसिस को तबाह किया है, मिलिट्री बेसिस को एयर स्ट्राइक्स किए हैं, इनके जहाज गिराए हैं। और पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन मिलिट्री कैंपेन को ही काउंटर नहीं किया, यहां पर पाकिस्तान का मुकाबला 3 पावरफुल ममालिक के मिलिट्री इक्विपमेंट से था, जिसमें रशिया, फ्रांस और यूएस की टेक्नोलॉजी शामिल थी। और इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी को मात दी है यूएस के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो कि भारत को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा हैं। फ्रेंच राफेल तैयारे, उनको डाउन किया गया। रशिया का S-400 सिस्टम, जिसको काउंटर करने में चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद की। और पाकिस्तान ने इन 3 पावरफुल ममालिक की टेक्नोलॉजी को किस तरह काउंटर किया, चाइना की टेक्नोलॉजी से और टर्किश मिलिट्री इक्विपमेंट से। लेकिन इसमें चाइना की जो सपोर्ट थी वो एक हेडलाइन थी, वो असल मैन ऑफ द मैच थी, जिसने गेम चेंजिंग का किरदार अदा किया है पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। असल डिफरेंस पाकिस्तान एयरफोर्स ने डाला है चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ। और जो बातें हमने आपको ISPR और PF के प्रेशर से पहले बताई थी 3 दिन पहले, कि किस तरह मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अटैक्स किए जाते हैं, दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जाता है, उनके रेडर सिस्टम्स को चोक किया जाता है। और ये भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है कि किस तरह पाकिस्तान के पास कंप्लीट विजिबिलिटी थी भारत की बैटलफील्ड की, भारत की एयर स्पेस की। चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हमने दूर से उनके तैयारों को निशाना बनाया। BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज, PL-15, जिन्होंने एक हैवोक क्रिएट किया, जिनकी रेंज भारत के 8-8 मिसाइल से ज्यादा थी। और उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि किस तरह पाकिस्तान ने उनके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया था। चाइनीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए भारतीय सिस्टम्स को जैम किया गया। इवन भारत के भी कुछ डिफेंस एनालिस्ट ने इस चीज को पिन पॉइंट किया है कि भारत की मिलिट्री चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान के खिलाफ अनप्रिपेयर्ड है, क्योंकि भारत का ये मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अब चाइना से भी है। और चाइना ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान का एक आयरन क्लैड ब्रदर है। चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने भारत को शिकस्त दी है। और वो चाइना जिसकी टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ता था 2025 से पहले, पाकिस्तान ने उसको चेंज किया है। और ये हिस्टोरिक मोमेंट है। चाइना जिसके माल को जंग कहा जाता था, आज उसी माल ने यूरोपियन माल को शिकस्त दी है, जो सबसे एलीट माल समझा जाता था मार्केट में। और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट दुनिया ने देखा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर हावी हुई है, और इससे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती मजीद मजबूत होगी। भारत ने पिछले कई सालों से अपनी जो रीजनल डोमिनेंस को प्रोजेक्ट किया था, उसकी पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो वापस आते हैं अमेरिका बहादुर पर, जिसने ये ज़रूरत महसूस की कि मुझे भी इस जंग में रेलेवेंस चाहिए। ज़्यादातर तो चाइना का नाम आ रहा है, चाइना की वाह वाह हो रही है, और हम किधर हैं फिर, हम तो सुपर पावर हैं। ये ट्रंप को समझाया गया तो ट्रंप ने ट्वीट की कि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मेरी वजह से ये सीज फायर हो गया। और ट्रंप बड़ा मक्खन लगा रहे थे दोनों साइड्स को कि दोनों साइड्स ने एक ग्रेट लेगेसी अचीव कर ली है इस जंग में, और अब इनको चाहिए कि अपने मामलात को हल करें। उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों की जान बचाएं। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड विद बोथ ऑफ दीज ग्रेट नेशंस, यानी पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रंप अब ट्रेड को बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही मैं आप दोनों ममालिक के दरमियान जो मसला है कश्मीर है, उसको भी हल करने में मदद करूंगा। तो आप देखें, चाहे ग्लोबल मीडिया हो या अमेरिका बहादुर हो, हर कोई पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट कर रहा है। जो भारत की ख्वाहिश थी ना कि हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं, हम तो चाइना का मुकाबला है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत का ये नैरेटिव शैटर कर दिया है, और ग्लोबल मीडिया ने भी। वो या तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का अपर हैंड था, या इस जंग में कोई विनर नहीं था। ये ग्लोबल मीडिया का नैरेटिव है, और यही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भी नैरेटिव है। दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर कहां गए भारत के वो क्लेम्स
कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने भारत की जो स्ट्रेटेजिक लिमिट्स हैं उनको एक्सपोज किया है। भारत के बीजिंग के मुकाबले में खड़ा होने का ख्वाब जिसको पाकिस्तान ने उड़ाकर रख दिया है। अभी पाकिस्तान से तो निपट लो, बाद में चाइना का सोचना। और इसने भारत की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज की हैं। पाकिस्तान के हवाले से भारत की जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उनको एक्सपोज किया है कि वो बहुत लिमिटेड हैं। भारत खुलकर कार्रवाइयां नहीं कर सकता, और ना ही भारत इजराइल है और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन है। पाकिस्तान ने इस न्यू नॉर्मल को सेट नहीं होने दिया। और यहाँ पर भारतीयों को अमरीकियों पर जो सबसे बड़ा गुस्सा है वो ये है कि ये दोबारा मसला कश्मीर को क्यों जिंदा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारत का हमेशा से ये नैरेटिव रहा है कि मसला कश्मीर एक बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और इंडिया का, और वो तो कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हम इस मसले को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा पाकिस्तान का कश्मीर होगा, आज़ाद कश्मीर, उनका ये नैरेटिव है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक बहुत पेनफुल चीज़ है। और उनके जो एंकर्स हैं वो चीख चीख कर तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि यार ये क्या कर रहे हो। और एक बार फिर उनका गरूर आड़े आ रहा है कि हम तो इतनी बड़ी नेशन है, अमेरिका कौन होता है हमारे दरमियान सुलह कराने वाला। ये भारतीयों को बात समझनी चाहिए कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह की कोई स्पेस नहीं बचती, जब आप पानी बंद कर देते हो, जब आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर देते हो, पाकिस्तान पर मिसाइल दागते हो, बातचीत की कोई स्पेस छोड़ते ही नहीं हो, तो फिर आपको थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत पड़ती है। जिस तरह ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने इसको सेलिब्रेट किया है और भारतीय गुस्से में है, क्योंकि भारत के अंदर मीडिया के जरिए बताया जा रहा था कि पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो चुका है। उधर INS विक्रांत कराची के अंदर घुस चुकी है, पाकिस्तान की सारी मिलिट्री खत्म हो चुकी है। और एक और नैरेटिव भी आ रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किए, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। तो वहां पर तो कोई और ही किस्म का एक उन्होंने ऑरा क्रिएट कर दिया था, किसी और ही किस्म की फैंटेसीज उन्होंने क्रिएट कर दी थी। तो जब जयशंकर ने सीज फायर की ट्वीट की तो वो भारतीयों को वो स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए कि यार ये क्या हुआ है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप वो कश्मीर इशू को दोबारा जिंदा कर रहा है, जिसको भारत कहता है कि जी हम तो मानते ही नहीं भाई, जब तुम बात ही नहीं करोगे, तुम तो पानी बंद करोगे, तो फिर जरूरत पड़ती है मीडिएशन की। और ये आपकी हुकूमत ने माना है, अमेरिका की बात मानी है। भारतीय लोगों को भारतीय सरकार कुछ और बता रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जब इनको कारी ज़र्ब लगी है पाकिस्तान की तरफ से, तभी ये बातचीत करने पर आमादा हुए हैं, सीज फायर पर आमादा हुए हैं। और मोहिद यूसुफ जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि भारत अपने मीडिया के सामने और लोगों के सामने ये शो करता है कि हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत हमेशा अप्रोच करता है US को, हमेशा। और जब भारत को फ़ायदा होता है तो भारत चुप कर जाता है, चुप करके उस फ़ायदे को एंजॉय करता है। और जब नहीं फ़ायदा होता, यानी भारत के फ़ायदे में वो नहीं होती चीज़, तो फिर वावेला मचाता है, फिर अमेरिका पर तनकीद करवाई जाती है मीडिया के ज़रिए। हालांकि ये हिस्ट्री रही है भारत की कि 99 में कारगिल की जंग के दौरान भी वो अमेरिका के पास गए हैं, और बार बार वो अमेरिका के अंदर लॉबिंग करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान को हम साइडलाइन कर चुके हैं, हमें पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सारी लॉबिंग, सारी की सारी लॉबिंग है पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना से भी इतना मसला नहीं है जितना मसला उनको, जितनी नफरत उनको पाकिस्तान से है। और अमरीकियों को भी बताते रहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि जी हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत नहीं है। अमेरिका को शिकायतें भी लगाएंगे पीस टाइम में भी, ना सिर्फ वॉर टाइम में भी, पीस टाइम में भी हमें पता है कि भारत क्या कुछ नहीं करता पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर कहेंगे कि जी थर्ड पार्टी मीडिएशन क्यों हो रही है, तो फिर आप ना बताया करो अमेरिका को। तो इसलिए अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर देनी चाहिए। ये इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो, ये आके फॉरेन पीस की बातें करते हैं जिसको भारत उड़ा के रख देता है। अब पाकिस्तान को एक अग्रेसिव स्ट्रेटेजिक पोस्चर की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है जो भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप उस नेबर के साथ पीस की बात करोगे जो आपका पानी रोकता है, जो लोगों को जिंदा मारने की बात करता है कि जी हम पानी रोकेंगे और वो प्यासे मर जाएंगे, जो पाकिस्तान के बारे में पैरानॉइड हैं, इन लोगों से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये हमने समझा है कि ये डंडे की ज़ुबान समझते हैं। इसलिए अब हमें एक अग्रेसिव पोस्चर अपनाने की ज़रूरत है। हमने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस तो हासिल कर ली है, हमने भारत की एग्रेशन को न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया, डेटरेंस अचीव कर लिया है। तो इस अग्रेसिव पोस्चर को अब हमने मेंटेन रखना है, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मिलिट्री अपना काम करेगी, हुकूमतों की डिप्लोमेसी उससे भी ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमें अभी इतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और हमने साबित किया है इस डिफ़िकल्ट टाइम में कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्ली काम कर रहे हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते।
पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी एक एग्जांपल है। बट पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो अभी भी पाकिस्तान के चैलेंजेस को लेकर नॉन सीरियस है। पाकिस्तान के मसाइल का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है एक अच्छी इकॉनमी, जिसको रूलिंग एलीट दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी इकॉनमी की वजह से आपका बजट इंक्रीज होगा। इवन इस जंग के दौरान भी हमारी बहुत सी जो नाकामियां हैं वो सामने आई हैं। हमें बेहतर एयर डिफेंसेस की ज़रूरत है। भारत ने पेनिट्रेट किया है और हमारी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। 100 से ज़ायद इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में ये डेटरेंस कायम रखने के लिए हम अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर एग्रेसिव रखें और सबसे पहले अपनी इकोनॉमी पर फोकस करें और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट पर भी ये प्रेशर बढ़ाएं। और इसलिए पाकिस्तान की स्टेट ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली थी 2022 के शुरू में, उसका क्या नुक्ता था? सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। जब आम बंदे का बिजनेस यहाँ पर चलेगा, उससे इकॉनमी फ्लरिश होगी, उससे आपका बजट ज़्यादा होगा, उससे आपका दिफा मजबूत होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बुनियादी इकाई से जुड़ी हुई है। इल्लामा इकबाल ने भी यही कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आम बंदा फारिग ना समझे स्टेट उसको एम्पावर करे, वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को एम्पावर करेगा। खाली मिलिट्री आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में अहम जुज नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बंदा, चाइना की अगर आप फिलॉसफी को देखें, वहां पर सिविल मिलिट्री फ्यूजन है। सिविलियन का भी उतना ही किरदार है डिफेंस में जितना मिलिट्री का है, और मिलिट्री का इकोनॉमी में उतना ही किरदार है जितना सिविलियन का है। आजकल की दुनिया में ये दोनों चीजें इंटीग्रेट हो चुकी हैं। वो पहला दौर था, वो पुराना दौर था जब यूरोपियंस आर्मी वालों को किसान और मजदूर के लेवल पर ट्रीट करते थे, मतलब उनकी वैल्यू एक मजदूर से ज्यादा नहीं थी। आज एक मिलिट्री वाले बंदे को भी टेक्नोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह सिविलियन को भी बेसिक इकोनॉमी और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। हमें इस जंग की विक्ट्री को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पर भी नज़र डालनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एनालाइज करना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह नैरेटिव की जंग में भी पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया वॉरियर्स, जिनको DGISPR ने खुद एक्नॉलेज किया है कि उनकी सपोर्ट भी बहुत की थी। हर बंदा आर्म फोर्सेस की सपोर्ट में एक हो गया था, ये हमने क्लियरली देखा है। इससे भी पता चलता है कि पाकिस्तान के अवाम के पास अगर मकसद हो तो वो किस तरह जुड़ जाते हैं, अपने मुल्क का साथ देते हैं और बड़ा इफेक्टिवली दुश्मन को काउंटर करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक कोहेजन की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस जंग में सबसे बड़ा लेसन क्या है पाकिस्तान के लिए? नैरेटिव मेकिंग, नेशनल कोहेजन, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस या स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी? भारत ने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया है कि आपकी एयर बेसिस को अटैक कर दिया है। आपके ख्याल में क्या एक वीक इकोनॉमी के साथ क्या पाकिस्तान फ्यूचर में इन थ्रेट्स को सक्सेसफुली काउंटर कर सकता है, या आपके ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान को मजीद इकोनॉमी और तगड़े बजट की ज़रूरत है? क्या आप समझते हैं कि उसके बगैर पाकिस्तान का दिफा वल्नरेबल है और ख़तरे में है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।